हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासों को कर रहे हैं और हम लोगों ने 9 क्लासों को अभी तक कर लिया है और 9 क्लासों में हम लोगों ने काफ़ी जो हैं टॉपिक के एमसीक्यू पर चर्चा की हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने रॉयल्टी की बात करते हैं, ब्रांच की बात करते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हायर परचेज की बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने अकाउंटिंग में बात करते हैं, फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। तो ये टॉपिक जो है मैंने बोले हैं, ये टॉपिक जो है मैंने सभी के सभी का आप लोगों को बता दिए हैं, इनके एमसीक्यू करा दिए हैं। रहा हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों की पार्ट नंबर 2 रहने वाली है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को मतलब कि प्रीवियस जो मैंने क्लास ली हुई है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया है और वहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी कुछ कराए हैं। अब जो शेष क्वेश्चन रह जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर लाया था, तो क्वेश्चन जो लाए थे वो थोड़े से कम थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से कम थे, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब धारणाओं से बात करते हैं या फिर परंपराओं से बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं या फिर हम लोग लेखांकन के सिद्धांत के तत्व की बात करते हैं, ये सभी की सभी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है क्लास तो आप लोग जरूर देखिए। मैंने प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को प्रत्येक वीडियो आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एसपी एजुकेशन चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कर दीजिए कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे और यूट्यूब पर मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से पेड बैचों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर पेड बैचों में पढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ठीक उसी प्रकार से पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट भी बताए जाए, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है कि मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के जो एमसीक्यू हैं, इनकम टैक्स के सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट आप लोगों का ये है। और इनकम टैक्स के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के 10 मार्क के मतलब कि 10 नंबर के जो है आने वाले हैं। उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इसके टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इनके बारे में बात करने वाले हैं। फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, फिर रेसिडेंटल स्टेटस की बात करेंगे, फिर हम लोग एग्जम्पशंस की बात करेंगे, अंडर सेक्शन की बात करेंगे, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, डिडक्शन की बात करते हैं, कटौतियों की बात करेंगे। तो ये एक एक करके हम लोग टॉपिक को करने वाले हैं। और रहा स्टैटिक्स का पोर्शन, तो स्टैटिक्स के पोर्शन को मैंने पहले ही कराया हुआ है। अगर आप लोगों को दोबारा करना है तो हम लोग बिल्कुल कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग दोबारा से आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को सैंडल टेंडेंसी, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, ये सभी जो बातें कुछ बातें मैंने पहले ही बताई हुई हैं, तो ये इनको आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं इनको भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग दोबारा करना चाहते हैं एमसीक्यू तो मैं आप लोगों को कराऊंगा ही, प्लस मैं कुछ एमसीक्यू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, वहां पर भी आप लोग देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग अपनी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग छोड़ें ना, ठीक है, मतलब कि उसको लीव ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वहां पर इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो डालता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसके जो आगे के क्वेश्चन है, आप लोग कहेंगे कि 13 से स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास मतलब कि कल की क्लास में आप लोगों को करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वहां से स्टार्ट, तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो उनको करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेखांकन सिद्धांत आधारित है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। पिछली क्लास में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप नहीं करवाया था, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आज की क्लास में मैंने देखो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन, तो व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं, व्यक्तिपरकता पर आधारित होते हैं, या फिर दोनों पर आधारित होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर जो है वो लेखांकन के सिद्धांत जो है वो आधारित होते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब अर्थ बताया था तब बताया था कि जो लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात मैंने वहां पर बताई हुई थी, इनको आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुद्रा माप की अवधारणा, मुद्रा मापी अवधारणा या मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित को हिसाब किताब की पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा। निम्नलिखित मतलब कि इनमें से किसको हम लोग हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखेंगे। इनका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से हम लोग किसका जो है हिसाब किताब पुस्तकों में लिखेंगे। यंत्र एवं संयंत्र का मूल्य, प्रबंधक का स्वास्थ्य, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह बताइए कि मुद्रा मापी अवधारणा में जो हमने कहा था कि राकेश ईमानदार है, राकेश ईमानदार है, एक प्रविष्टि ये है। और एक प्रविष्टि जो है, एक एंट्री ये है कि राकेश को 1000 का माल बेचा। तो आप बताइए कि आप पुस्तकों में किसका लेखा करेंगे। तो आप कहेंगे कि हम ईमानदार वाले का तो लेखा नहीं किया जाएगा, तो इनका हम लोग रुपए की बात अगर हम लोग जहां पे करते हैं, मुद्रा मापी अवधारणा ये कहती है कि मुद्रा मापी अवधारणा में हम लोग जो है हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करते हैं। तो मुद्रा मापी अवधारणा में प्रबंधक का जो स्वास्थ्य है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, दोनों की बात हम लोग नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यंत्र और संयंत्र का जो मूल्य होता है इसको हम लोग मुद्रा मापी अवधारणा ये कहती है। अवधारणा यही कहती है कि हम लोग इनके मूल्य को लिखेंगे पुस्तकों में, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द करेंसी मेजरमेंट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट मतलब कि लेखांकन के कॉन्सेप्ट के अनुसार करेंसी मेजरमेंट मतलब मुद्रा मापी अवधारणा के अनुसार फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड मतलब कि इनमें से हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, पुस्तकों में लिखेंगे अकाउंट ऑफ बुक्स की में, मतलब कि बुक अकाउंट की बुकों में हम लोग इसका लेखा करेंगे। इंग्लिश में भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और हिंदी में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को साथ ही साथ में लिखा हुआ है कि आराम से बिल्कुल आप लोग एक एक बात को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 की बात करते हैं और 15 नंबर में लिखा हुआ है कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब मैंने क्या कहा था कि सभी हानियों के लिए सभी मतलब कि जो लाभों की आशा ना करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें। तो ये रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार व्यापारिक रहतिया का मूल्यांकन, व्यापारिक रहतिया जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेसमैन आर इवैल्यूएटेड। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार व्यापारिक रहतियों को हम लोग किस मतलब की मूल्य पर या फिर किस अवधारणा के अनुसार हम लोग लिखते हैं, व्यापारिक रहतिया का मूल्यांकन हम लोग किस मूल्य पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर करेंगे, लागत या बाजार मूल्य में जो दोनों में अधिक होता है उस पर करेंगे, या फिर लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम होता है उस मूल्य पर हम लोग व्यापारिक रहतिया का मूल्यांकन करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आप लोगों को बताना है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आधा अधूरा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग बात करेंगे। तो इसका सही आंसर मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग किस पर वैल्यूएटेड करेंगे, रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार। तो रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार हम लोग जो लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में कम होता है हम लोग उस मूल्य पर क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, व्यापारिक रहतिया की बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का स्वामी भी लेनदार होता है, सॉरी, व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसे भी हम लोग लेनदार माना जाता है। लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स इसीलिए इसकी पूंजी को हम लोग, व्यापार के जो स्वामी की पूंजी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, व्यापार के स्वामी की पूंजी को हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लायबिलिटीज मतलब कि दायित्व साइड में, इसीलिए इसको लिखते हैं। द बिजनेसमैन ओनर इज आल्सो कंसीडर्ड ए क्रेडिटर्स, मतलब कि द बिजनेसमैन को हम लोग, मतलब वो भी, बिजनेसमैन भी कंसीडर होता है किसमें, क्रेडिटर्स में। ऐसा क्यों होता है? तो ये कौन सी अवधारणा के अनुसार होता है? द्विपहलू अवधारणा के अनुसार होता है ऐसा, लागत अवधारणा के अनुसार होता है, या फिर अस्तित्व अवधारणा के अनुसार होता है, या फिर मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार होता है। तो आप लोगों को भी लग रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैंने एक आप लोगों को बताई हुई थी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पृथक अस्तित्व की बात की थी कि मतलब बिजनेसमैन अलग, और जो बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो ये किस अवधारणा के अनुसार है? अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार की बात की है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि लेखा शास्त्र के सिद्धांत उसी स्थिति में समान रूप से स्वीकृत हो सकते हैं जबकि उनमें लक्षण हो। कौन से लक्षण हो? जो सिद्धांत स्वीकृत हो सकते हैं। तो कौन से जो सिद्धांत हैं वो स्वीकृत हो सकते हैं, जबकि उनमें कौन से लक्षण होने चाहिए? संबंधता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी हो सकते हैं, उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कैन बी जनरली एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि संबंधता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त जो सभी जो है कारण इसमें आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है कि इनमें सभी होना चाहिए। लेखांकन के जो सिद्धांत होते हैं उनमें संबंधता भी होनी चाहिए, वस्तुपरकता भी होनी चाहिए, सुगमता भी होनी चाहिए। ये बात मैंने तत्वों के अंतर्गत आप लोगों को बताई हुई थी, ठीक है, तत्वों के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की बात करते हैं कि अंतिम रहतिया। अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि व्यापारिक रहतिया या बोले या फिर अंतिम रहतिया बोले, तो इसका मूल्यांकन हम लोग किस मूल्य पर करते हैं? तो लागत एवं बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो, ये कौन सी अवधारणा के अनुसार है? तो ये रूढ़िवादी अवधारणा के अनुसार की बात हम लोग इसमें करते हैं। और एक एक अवधारणा, एक एक परंपरा आप लोगों को समझाई हुई है। बस एक जो है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, वो अभी आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को जरूर बताएंगे। उपार्जन की अवधारणा, और एक है उपार्जन की अवधारणा, ये तो है, ठीक है। तो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन लागत एवं बाजार मूल्य जो कम होता है पर किया जाता है। तो ये कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आता है? कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पूर्ण प्रदर्शन का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, या फिर रूढ़िवादिता का सिद्धांत, या फिर एक रूपता का सिद्धांत। तो अंतिम रहतिया का जो मूल्यांकन है, हम लोग बात करते हैं द लास्ट रिमेनिंग एसेट्स, मतलब कि द लास्ट रिमेनिंग एसेट्स को बोल सकते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक इज, हम लोग यहाँ पर अगर इंग्लिश में बोल सकते हैं तो आप लोग इसको इंग्लिश में क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। रिमेनिंग एसेट्स का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? ये बात जो है वो रूढ़िवादिता के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि किसी कंपनी के विपणन प्रबंधक की मृत्यु, मतलब कि विपणन प्रबंधक जो है उसकी मृत्यु की प्रविष्टि को कंपनी की पुस्तकों में नहीं की जाती, तो ऐसा क्यों नहीं की जाती है, कौन सी अवधारणा जो है इसका मना करती है? तो व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, या फिर द्विपहलू की अवधारणा, या फिर अनुरूपता की अवधारणा। तो ऐसा कौन सा जो अवधारणा है वो इस जो एंट्री को लिखने से रोकती है? द डेट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ए कंपनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन सी अवधारणा के अंतर्गत होता है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि मुद्रा मापी अवधारणा के अंतर्गत इसकी बात करते हैं, क्योंकि मैंने अब आपको अभी एक क्वेश्चन इसी प्रकार से कराया था कि जो प्रबंधक है अगर मान लो कोई अस्वस्थ होता है तो उसकी भी एंट्री हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब कि जो वैल्यू में मतलब मुद्रा में नहीं माप सकते उसकी हम लोग एंट्री नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रबंधक की मृत्यु को हम लोग किस प्रकार से वैल्यू में लिखा जाएगा ये तो नहीं लिख सकते ना, तो इसीलिए हम लोग इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, भले ही मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग आराम से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये अवधारणा मैंने आप लोगों को नहीं बताई है कि उपार्जन की अवधारणा आधारित है। उपार्जन की अवधारणा आधारित है द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है? तो जो कॉन्सेप्ट है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है? उपार्जन की अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित है? ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट पर, या फिर द्विपहलू अवधारणा पर, लागत अवधारणा पर, या फिर चालू व्यापार की अवधारणा पर। तो मिलान की अवधारणा पर आधारित है, द्विपहलू की अवधारणा पर आधारित है, लागत अवधारणा पर आधारित है, या फिर चालू व्यापार की अवधारणा पर आधारित है। उपार्जन की जो अवधारणा है वो किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है को वो मिलान की अवधारणा पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ऑन द मैचिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21 नंबर में कि किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष समान लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द विच कॉन्सेप्ट द सम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोइंग एवरी ईयर्स। तो हम लोग किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष समान लेखांकन पद्धतियों की बात करते हैं? तो ये सतर्कता की बात करते हैं, माप की इकाई की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें ये गलत लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों का ये ऑप्शन जो गलत लिखा हुआ है इसमें डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है एक रूपता की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें सेम की बात करते हैं। एक रूपता का मतलब किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष समान लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाता है, और यही हम लोगों का जो डी ऑप्शन जो गलत हुआ है यही हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि एक रूपता की यहाँ पर बात करते हैं। और मैंने आप लोगों को कल ही की क्लास में बताया हुआ था कि यदि आज हम लोग कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं, ह्रास का मान लो लेखांकन करते हैं, ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, ह्रास का अगर हम लोग लेखांकन करते हैं तो हम लोगों ने मान लो कि प्रथम वर्ष में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? प्रथम वर्ष में हम लोगों ने सरल रेखा पद्धति। अगर डेप्रिसिएशन आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग जो मैंने कहा है कि सरल रेखा पद्धति प्रथम बार यूज किया है, मतलब कि पहली साल हम लोगों ने सरल रेखा पद्धति का प्रयोग किया है। और द्वितीय वर्ष में हम लोगों ने क्रमागत पद्धति का यूज किया है। क्रमागत पद्धति का यूज किया है। तो इसमें जो हम कंपैरिजन करेंगे ना तो हम लोगों का कंपैरिजन सही नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग अगर करनी है तो उसमें एक रूपता तो होनी ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। और 22 का जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी ये जो एक रूपता यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसका ऑप्शन था, और इनमें से जो कोई नहीं है डी ऑप्शन है। इनमें से
सभी, इनमें से सभी, इसको काट दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन मतलब कि अदला बदली हो गई है जो क्वेश्चन की, इनको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आगे से, ये एरर है। उसके बाद 22 नंबर की बात करते हैं कि लेखांकन की मान्यताएं हैं, लेखांकन की मान्यताएं हैं। तो इसका सही आंसर बताना है कि विनिमय लेखांकन की मान्यता है, अवधि मान्यता है, पूर्ण प्रकटीकरण मान्यता है। तो ये तीनों की तीनों इसकी मान्यताएं हैं, क्योंकि विनिमय भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, पीरियड भी होता है। 12 महीना का हम लोगों का सामान्यतः 12 महीने का होता है। फुल प्रकटीकरण मतलब कि हम लोगों को बैलेंस शीट बना के प्रकट करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट में हम लोगों के कई प्रकार के खाते आते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रकटीकरण की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है ये डी ऑप्शन, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जो है ये मान्यताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं। संपत्तियां हमेशा किस मूल्य पर मूल्यांकित की जाती हैं? तो एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू द जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो लागत मूल्य पर संपत्तियों को मूल्यांकित किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, परचेज प्राइस पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लागत अवधारणा के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो लागत अवधारणा के अनुसार जो है वो संपत्तियां मूल्यांकित की जाती हैं। इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि वो क्रय मूल्य पर जो है वो मूल्यांकित की जाती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया? कि व्हेन द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो अप्रैल 1977 में, नवंबर 1978 में, या फिर नवंबर 1979 में, या फिर जून 1981 में। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 1979 में हम लोगों का प्रथम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, प्रथम लेखांकन प्रमाप घोषित किया गया। तो ये 1979 में, नवंबर 1979 में घोषित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 25 नंबर में, और 25 नंबर पे तीसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है। तो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन हम लोग किस मूल्य पर करते हैं? लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में जो कम होता है उस मूल्य पर करते हैं। ये तीसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों का गलत होना ही नहीं है अगर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि संपत्तियां बराबर समताएं होती हैं। संपत्तियां बराबर किसके होती हैं? समताएं। संपत्तियां बराबर समताएं किस अवधारणा से संबंधित है? कि प्रॉपर्टी मतलब कि एसेट्स, प्रॉपर्टी को हम लोग एसेट्स भी कहते हैं। तो एसेट्स बराबर इक्विटीज इज रिलेटेड इन विच कॉन्सेप्ट? तो वसूली संबंधी अवधारणा के अनुसार ये बात आती है, अर्जित अवधारणा के अनुसार ये बात आती है, या फिर समतुल्य अवधारणा के अनुसार ये बात आती है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर समतुल्य की बात करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलेंस शीट में दोनों पक्ष जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? संपत्तियां बराबर समताएं के होती हैं। और लेखांकन जो होता है, लेखांकन जो बात आती है कि लेखांकन समीकरण की, और लेखांकन समीकरण भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व की होती हैं, और ये एक ही पोर्शन में आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। तो इसीलिए समतुल्य की बात करते हैं और समतुल्य अवधारणा की बात यहाँ पर करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, और 27 नंबर में लिखा हुआ है कि उपार्जित अवधारणा के तत्व हैं। उपार्जित अवधारणा के तत्व हैं पूर्वदत्त व्यय अगले वर्ष में समायोजित करना, आदत्त व्यय चालू वर्ष में समायोजित करना, अग्रिम आय जो है वो अगले वर्ष में समायोजित करना। उपरोक्त सभी उपार्जित अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। द एलिमेंट ऑफ द एक्वायर्डिंग कॉन्सेप्ट आर,
एक्वायर्ड कॉन्सेप्ट आर, तो ये कौन सा जो सही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, या फिर इनमें से सभी जो है ये सभी उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो उपरोक्त तो सभी जो ऑप्शन हैं ये सभी के सभी सही हैं। अगर हम लोग चर्चा करने बैठते हैं तो आप लोगों का काफ़ी समय चला जाएगा कि पूर्वदत्त व्यय को हम लोग अगले वर्ष में समायोजित करते हैं, क्योंकि ये उपार्जित अवधारणा के अनुसार की बात हम लोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उपार्जित अवधारणा के अंतर्गत जो तत्व हैं ये सभी आते हैं। जब मैं आप लोगों को बात करूंगा कि पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय, अग्रिम व्यय और ये उपार्जित और अनुपार्जित कौन से व्यय होते हैं, किस प्रकार से हम लोग इनका अकाउंटिंग करते हैं, तो ये सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों से क्लास जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एरर की क्लास है, अशुद्धियों की जो क्लास है, त्रुटियों की जो क्लास होती है, एरर्स की हम लोग बोल सकते हैं, इस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का एरर से आ जाता है कि कौन सी अशुद्धियां को जो है तलपट पर प्रभावित करती हैं, कौन सी अशुद्धियां तलपट पर प्रभावित नहीं करती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 नंबर में, और 28 नंबर में लिखा हुआ है कि एक व्यावसायिक संस्थान में 10 रुपए की लेखन सामग्री अप्रयुक्त रह जाती है। मतलब कि जो 10 रुपए की जो लेखन सामग्री है, स्टेशनरी है, उसका प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु संस्थान का जो लेखाकार है, अकाउंटेंट है, इसे सम्मिलित नहीं करता है। ऐसा किस अवधारणा के कारण हुआ है? तो दोहरा लेखा अवधारणा के अनुसार करता है, लागत अवधारणा के अनुसार करता है, सत्यता सिद्धांत के अनुसार करता है, या फिर भौतिकता अवधारणा के अनुसार जो है इसका जो है कि ऐसा जो है सम्मिलित नहीं करता है। ऐसा किस अवधारणा के कारण है? ऐसा किस अवधारणा के कारण है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनरी वर्थ ₹10 रिमेन अनयूज्ड, बट द अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ड्यू टू विच जो है कॉन्सेप्ट इज इट सो। इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि एक व्यावसायिक संस्थान में 10 रुपए की लेखन सामग्री अप्रयुक्त रह जाती है, किंतु जो संस्थान का जो लेखाकार है उसको सम्मिलित नहीं करता है, तो वो किस अवधारणा के कारण है? तो ऐसा जो है वो दोहरा लेखा जो है वो उसके अनुसार है, दोहरा लेखा अवधारणा के अनुसार है, डबल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बात आती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 29 नंबर की बात करते हैं कि लेखांकन को साधारणता व्यवसाय की भाषा माना जाता है। तो ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई हुई को साधारणता व्यवसाय की भाषा माना जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि माल की सुपुर्दगी है आय का आधार लेखांकन की कौन सी अवधारणा के अनुसार है? कि माल की सुपुर्दगी है आय का आधार, लेखाकाल संबंधी अवधारणा की बात करते हैं, वसूली संबंधी अवधारणा की बात करते हैं, उपार्जित अवधारणा की बात करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माल की सुपुर्दगी है आय का आधार लेखाकर्म की कौन सी अवधारणा की बात करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का कि वसूली संबंधी अवधारणा की हम लोग बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आज की क्लास का कि लेखांकन के सिद्धांत हैं, लेखांकन परंपराएं हैं, लेखांकन अवधारणाएं हैं, ए और बी दोनों हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लेखांकन के जो सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो इसका सही आंसर जो है वो दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 31 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कराए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज की क्लास में कराए हैं। फिर उसके बाद भी मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक जो हैं इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रह जाते हैं, बस कुछ ही टॉपिक जो हैं वो आप लोगों के करवाने हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप लोगों के टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक वो आप लोगों के हो चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करते भी हैं कि तो मैंने आप लोगों को
प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बता दिया है। अब हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है बस हम लोगों का ये रहने वाला है। हम लोगों ने फाइनल अकाउंटिंग को कर लिया है, फाइनल अकाउंटिंग को हम लोगों ने कर लिया है। सिंगल एंट्री सिस्टम को आप लोगों को करना है, इसको हम लोगों को रह जाती है। और हम लोगों के ये 3 टॉपिक जो हैं, ये हम लोगों के तीनों टॉपिक रह जाते हैं। तो इनको भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द कराऊंगा। इनकम टैक्स की क्लास भी आप लोगों को अब बहुत ही जल्द में मिलने वाली है। स्टैटिस्टिक्स की क्लास को आप लोग देख सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैंने पहले ही बता दी है, और हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, ऑडिटिंग की बात करते हैं। ये सभी टॉपिक आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और अपनी सेल्फ स्टडी को आप लोग जरूर कीजिए। सेल्फ अपनी किताबें जो हैं उनको भी आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।